1973 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे खतरनाक केव डाइविंग दुर्घटना में 4 परिवार के सदस्य डाइविंग एडवेंचर पर गए, लेकिन सिर्फ एक ही वापस लौट पाया। ये घटना शाफ्ट डाइविंग ट्रेजेडी के नाम से जानी जाती है। क्रिस्टीन मिलेट सिर्फ 19 साल की थी, लेकिन वह करीब 15 साल से डाइविंग कर रही थी। उनके पिता एक प्रोफेशनल डाइवर थे और उन्होंने अपने बच्चों को पानी में ही बड़ा किया। क्रिस्टीन, स्टीवन और ग्लेन तीनों ही बेहतरीन स्कूबा डाइविंग एक्सपर्ट्स थे। 1973 की स्प्रिंग में उन्होंने स्कूबा डाइविंग की सबसे ऊंची योग्यता हासिल कर ली थी और क्रिस्टीन न्यू साउथ वेल्स की मौजूदा टाइटल होल्डर थी। उनका परिवार एक ताकतवर डाइविंग टीम था। उनका कजन जॉन बॉकरमैन भी एक अनुभवी डाइवर था, लेकिन सिर्फ 4 साल के अनुभव के कारण उसे नोवाइस माना जाता था। 28 मई 1973 को 9 लोगों का एक समूह माउंट गैम्बियर के शाफ्ट सिंक होल में 2 दिवसीय डाइविंग के लिए गया। यह सिंक होल खास था क्योंकि सिर्फ एक छोटा सा होल गुफा की छत में बना था, जो एक विशाल केव में खुलता था। इस होल को थोड़ा बड़ा किया गया ताकि एक व्यक्ति को रोप की सीढ़ी से नीचे उतारा जा सके। जैसे ही आप उस छोटे होल से गुजरते हैं, केव की सतह से 20 फीट नीचे पानी का एक लेक जैसा हिस्सा खुलता है। यह छोटा सा होल एक बहुत बड़े पानी भरे केव में खुलता है, जिसका आकार एक फुटबॉल मैदान जितना है। एक धूप वाले दिन केव के ऊपर से रोशनी की एक किरण सीधे केव की तह तक पहुंचती है, जो 120 फीट नीचे चट्टानों के ढेर पर खत्म होती है। पहले दिन इस 120वें समूह ने केव की छत से चट्टानों के ढेर तक एक रोप डाली। यह रोप उस दिन की एकमात्र गाइडलाइन थी। 8 डाइवर्स ने मुख्य केव का आधा हिस्सा देखा और डाइविंग बंद कर दी। 9वां डाइवर सतह पर मौजूद रहा और सप्लाईज और सेफ्टी का ध्यान रखा। दूसरे दिन क्रिस्टीन, स्टीवन, जॉन और चौथे डाइवर गॉर्डन रॉबर्ट्स ने केव के पश्चिमी किनारे के टनल वाले हिस्से में जाने का प्लान बनाया। उन्होंने 150 फीट की गहराई तक जाने का फैसला किया था, लेकिन वहां ज्यादा समय नहीं बिताना था। 1973 में स्कूबा डाइविंग में टेक्निकल गैसेस का उपयोग नहीं किया जाता था और वैज्ञानिक नॉलेज भी उस समय इतना विकसित नहीं था। उन्होंने खुद की सीमाओं और स्कूबा डाइविंग की संभावनाओं की सीमा को परखने का फैसला किया था, लेकिन केव डाइविंग की परिस्थितियां खुले पानी की स्कूबा डाइविंग से बिल्कुल अलग थीं। क्रिस्टीन, जॉन, स्टीवन और गॉर्डन इन सीमाओं से जल्द ही सामना करने वाले थे। बाकी 4 डाइवर्स ग्लेन, रॉबर्ट, लैरी और पीटर ने बाद में जो देखा और समझा उसका बयान दिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। समूह ने पानी में प्रवेश किया और जल्दी से चट्टानों के ढेर को पार करते हुए केव की तलहटी तक पहुंच गए। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि रॉबर्ट को नाइट्रोजन नार्कोसिस, नाइट्रोजन इंटॉक्सिकेशन की वजह से हल्की चक्कर आने लगी। वह एक अनुभवी डाइवर थे, इसलिए उन्होंने तुरंत लक्षणों को पहचान लिया और सुरक्षित गहराई पर वापस चले गए। जब आप ज्यादा गहराई पर जाते हैं तो उच्च दबाव के कारण नाइट्रोजन रक्त में प्रवेश करता है और इसका नशीला प्रभाव होता है, जो शराब के नशे जैसा होता है। ग्लेन, जो अपनी बहन और दूसरों के पीछे था, ने देखा कि उसका समय समाप्त होने वाला है। उसने अपनी बहन के कंधे पर हल्की सी टैप करने के लिए हाथ बढ़ाया ताकि उसे बता सके कि अब वापस जाने का समय हो गया है। लेकिन जैसे ही उसने संपर्क किया, उसकी बहन और बाकी लोग केव के किनारे से आगे बढ़ गए। किनारे से एक टनल की ओर जाने वाला रास्ता था, लेकिन ग्लेन ज्यादा चिंतित नहीं था। उसे लगा कि वे सभी जल्दी से एक नजर डालेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। जैसे जैसे अन्य डाइवर्स ने अपने प्लान के अनुसार ऊपर की ओर जाना शुरू किया, कुछ डाइवर्स ने बीच बीच में डिकम्प्रेशन स्टॉप्स लिए। एक एक करके वे सतह पर लौटे, लेकिन वहां केवल 4 ही लोग पहुंचे। यह स्थिति बेहद चिंताजनक थी क्योंकि उन्होंने सभी ने समान मात्रा में हवा के साथ शुरुआत की थी और अब समय समाप्त हो चुका था। कुछ डाइवर्स फिर से नीचे गए ताकि वे बाकी लोगों को खोज सके। उन्होंने टनल के किनारे से नीचे जाकर देखा, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ स्टीवन का कैमरा और टॉर्च मिली, जो केव की तलहटी पर पड़ी थी। यह स्थिति बिल्कुल अविश्वसनीय थी, जैसे कोई बुरा सपना। उन्हें उम्मीद थी कि कोई हवा की जेब या अन्य कोई तरीका हो जिससे वे अब भी जीवित हों, लेकिन उस टनल में आखिर हुआ क्या था?
जब क्रिस्टीन और अन्य लोग गहराई के उस किनारे तक पहुंचे जो अंधेरी खाई में खुलता था, वे कुछ समय के लिए रुके। क्रिस्टीन जानती थी कि उसे जल्दी से नीचे जाकर तुरंत वापस आना है, क्योंकि इतनी गहराई पर सांस लेना जोखिम भरा था। वह जानती थी कि अगर उसे नाइट्रोजन नार्कोसिस के लक्षण महसूस होने लगे तो वह उसे नियंत्रित करना जानती थी। उसने तय किया कि वह अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखेगी और धीरे धीरे और मापा हुआ सांस लेती रहेगी। हर सांस के साथ केव के भीतर हवा का दबाव कम हो जाता है, जिससे हर सांस में सतह पर ली गई सांस की तुलना में 7 गुना अधिक हवा का उपयोग होता है। अगर सब कुछ सही होता तो भी उसकी हवा कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाती। वह अपने भाई और कजन के साथ थी, इसलिए वह जानती थी कि समूह के रूप में उनके पास 250 फीट गहराई का रिकॉर्ड बनाने की विशेषज्ञता है। वे सुरंग की गहराई में डूबते गए, 200 फीट से नीचे उतरकर 250 फीट गहराई तक पहुंचने के लिए उन्हें 300 से अधिक सीधी फीट की यात्रा करनी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, हर व्यक्ति अलग अलग स्तर के डर का सामना कर रहा था। उनकी हवा तेजी से कम हो रही थी और नार्कोसिस का अनुभव होना भी संभव था, लेकिन इन दोनों समस्याओं में असली बाधा थी सिल्ट के कारण दृश्यता एक हाथ की लंबाई से भी कम हो गई थी। यही सबसे खतरनाक स्थिति थी। बिना गाइडलाइन के बाहर निकलने का सही रास्ता कैसे जाने? क्रिस्टीन ने अपनी हवा की जांच की और महसूस किया कि वह 250 फीट तक नहीं पहुंच सकेगी। लौटना उतना आसान नहीं था जितना लगता है। सिल्ट के बादल के माध्यम से तैरते हुए यह जानना संभव नहीं था कि कौन सा दिशा उसे चट्टानों के ढेर और केव की छत के रोशनी की ओर ले जाएगी। बादल वाले दिन टनल में मुख्य प्रवेश होल का कोई दृश्य नहीं था। उसने अपने सामने हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे ऐसी चट्टानें मिली जो रास्ते की दीवार या सिर्फ फर्श पर एक बड़े पत्थर की हो सकती थी। अब उसका खुद को दिशा देना असंभव हो गया था, क्योंकि सिल्ट ने पूरी टनल को भर दिया था। उसका ऑक्सीजन तेजी से खत्म हो रहा था और उसे पता था कि अगर वह तुरंत रास्ता नहीं खोजती तो सतह तक पहुंच पाना मुश्किल होगा। दिशा खोजने के डेस्परेट प्रयास में उसने सीलिंग की ओर तेजी से तैरने का निर्णय लिया। गॉर्डन भी यही कर रहा था और उन्हें टनल में तैरते हुए देखा गया। उनके फ्लैश लाइट्स फुर्ती से ऊपर नीचे और दाएं बाएं घूम रहे थे ताकि सही दिशा में जाने का कोई संकेत मिल सके। ऊपरी हिस्से में असमान चट्टानें थीं, जिसे कोई सरल चिकनी चट्टान नहीं थी जिस पर वे आगे बढ़ सकें। क्रिस्टीन और गॉर्डन को यह नहीं पता था कि वे टनल के इस हिस्से में एक झूठे डोम में फंस गए थे। एक बार अंदर जाने के बाद वे दोनों चारों ओर चट्टानों को छूते हुए ऊपर जाने का रास्ता खोजने लगे। कल्पना करें कि आप चारों ओर चट्टानों के छत और दीवारों को बेताबी होकर महसूस कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इस घबराहट ने उन्हें पूरी तरह से अंधा कर दिया, क्योंकि चारों ओर धुंधला रेतीला पानी था। इस स्थिति में दिशा को फिर से तय करने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वे टनल के शीर्ष पर थे, क्योंकि बबल्स कई दरारों में इकट्ठा हो गए थे, लेकिन वे उन्हें बचाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। उनके प्रयासों की हड़बड़ी ने तेजी से बचे हुए हवा को खत्म कर दिया, और दुख की बात है कि वे उस डोम से एक साथ बाहर नहीं निकल सके। उनकी हवा खत्म हो गई, वे हाइपोक्सिक हो गए और अंततः टनल के फर्श पर गिर गए। इस दौरान जॉन को टनल के अंदर गलत दिशा में तेजी से तैरते हुए देखा गया। वह संभवतः नाइट्रोजन नार्कोसिस से पीड़ित थे, क्योंकि वह गहराई में तैर रहे थे। स्टीवन ने भी मुड़कर वापस आने का प्रयास किया, लेकिन वह क्रिस्टीन और गॉर्डन से आगे थे। वह भी हवा के खत्म होने के कारण संघर्ष कर रहे थे और अपने रास्ते की दिशा निर्धारित करने में असमर्थ थे। उनके पास कोई रोप नहीं थी जो उन्हें धुंधले पानी में मार्गदर्शन कर सके। बाद में उन्हें उनकी बॉयंसी वेस्ट के फुलाए हुए पाए गए। ये एक अंतिम आपातकालीन विधि थी जिससे वह सतह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह चट्टानों के एक उभार पर फंस गए और सतह पर नहीं पहुंच सके। बचे हुए डाइवर्स और पुलिस द्वारा एग्जॉस्टिव खोज के बावजूद 4 खोए हुए डाइवर्स को खोजने और पुनर्प्राप्त करने में 11 महीने से अधिक का समय लगा। यह सच में समझना मुश्किल था कि कुछ बेहतरीन प्रशिक्षित स्कूबा डाइवर्स एक सिंकहोल में अपनी जान
कैसे खो सकते हैं। इस दुर्घटना के बाद केव डाइविंग के लिए नए मानक स्थापित किए जाने लगे। खुले पानी की डाइविंग और केव डाइविंग के बीच असली अंतर ऐसे तथ्य थे जिनके बारे में डाइवर्स को केव में प्रवेश करने से पहले अच्छी तरह से शिक्षित किया जाना चाहिए और नए एक्सप्लोरेशन या रिकॉर्ड प्रयासों से पहले गाइडलाइंस को स्थापित किया जाएगा। ये सब उनकी दुखद हानि के बाद लागू किया गया था और इसका एक कारण भी यही था। केव डाइविंग का यह जोखिम भरा हॉबी फिर से एक अप्रत्याशित ट्रेजेडी में और अधिक लोगों की जान ले लेता है। कैसे एक आदमी 9 महीने तक दुनिया की सबसे डीपेस्ट केव में रहा, जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।